कल में कोई कंफ्यूजन तो जल्दी से बताइए। डिफेमेशन में और सिविल और क्रिमिनल, देखिए आपकी मान लीजिए लड़ाई हो गई अपने पड़ोस के व्यक्ति से, ठीक है, दोनों के बीच हाथापाई हुई, डंडा वंडा चला और सिर फूट गया, ठीक है, तो ये क्रिमिनल ऑफेंस हुआ। लेकिन आपका डिस्प्यूट चल रहा है मान लीजिए अपने परिवार में ही किसी के साथ संपत्ति का डिस्प्यूट, या कोई तलाक का मैटर है, या उत्तराधिकार का मैटर है, यानी प्रॉपर्टी किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, प्रॉपर्टी का बंटवारा कैसे होगा, ठीक है, जमीन जायदाद से संबंधित मामले हैं। अगर ये डिस्प्यूट्स चल रहे हैं तो ये सब सिविल मामले हैं, ठीक है। लेकिन सिविल मामले ही जब आगे बढ़ जाएंगे और मान लीजिए आपके डिस्प्यूट्स चल रहे थे संपत्ति को लेकर कि भाई इतनी संपत्ति दादाजी ने दी थी अपने बेटे को, फिर आपके पास आया और आपका लड़ाई चल रहा है कि उन्होंने जमीन कब्जा कर रखा है, आपका थोड़ा आगे बढ़ गए हैं, तो ये सिविल डिस्प्यूट है। लेकिन इसमें लड़ाई हो गई, दोनों तरफ से गोली चल गई, मारपीट हो गया, तो ये अब क्या हो गया, क्रिमिनल डिस्प्यूट हो गया, ठीक है। और क्रिमिनल डिस्प्यूट जब हो गया तो 3 पार्टीज हो गई, इसमें स्टेट भी एक पार्टी हो गया। तो किसी ने अटैक कर दिया किसी के ऊपर, ठीक, तो अब पुलिस जाएगी ना उसको अरेस्ट करने के लिए या उसके अगेंस्ट कार्रवाई करने के लिए। किसकी तरफ से जा रही है, जिस पर अटैक हुआ विक्टिम जो है उसकी तरफ से, और जो अक्यूज्ड है उसको अरेस्ट करेगी। तो अब ये स्टेट इसके वर्सेस में आ गया, यानी जब इसको कोर्ट में पेश करेगा, अक्यूज को कोर्ट में पेश करेगी पुलिस, तो कौन साबित करेगा कि ये निर्दोष है या गुनहगार है, साबित करेगी पुलिस। पुलिस का काम है कि साबित करे, यानी स्टेट का काम है कि साबित करे कि भाई ये व्यक्ति गुनहगार है। और अदालत क्या मान के चलेगा, अदालत ये मान के चलेगा कि भाई ये निर्दोष है। मैंने बताया था ना कि एट्रोसिटीज, SC ST वाले जो एक्ट्स हैं, जो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम है, उसमें क्या है, उसमें अदालत ये मान के चलता है कि आप आरोपी हैं, आप गुनहगार हैं, ये मान के चलता है। लेकिन जनरल सारे मामलों में अदालत ये मान के चलती है कि भाई आरोपी निर्दोष है और पुलिस को बोलती है कि तुम साबित करो, तो वो क्रिमिनल मामले हैं। तो मैंने जो बताया मानहानि में, तो सिविल मामलों में तो कोई डिस्प्यूट नहीं है। डिफेमेशन में जो सिविल किस्म के मामले हैं, इसका मतलब क्या है, अच्छा सिविल मामले कैसे सेटल डाउन होंगे, सिविल मामले सेटल डाउन होंगे हर्जाना से, जुर्माना लग जाएगा, ठीक है, या कंपनसेट किया जाएगा। भाई कोर्ट कह देगा कि इन आपकी वजह से इनका इतना नुकसान हुआ है, तो आप इतना पैसा इनको दे दीजिए इतने दिनों के भीतर, या कोर्ट जुर्माना लगा देगा कि भाई आपको इतना पैसा कोर्ट में आकर जमा करना है, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये मामला हुआ सिविल का, और ये मामला 2 व्यक्तियों के बीच का विवाद चल रहा है, यानी इसमें तीसरी पार्टी नहीं है, 2 पार्टीज हैं, सरकार इसमें इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन जब यही मामला क्रिमिनल हो गया, यानी सरकार भी इन्वॉल्व हो गई, यानी कोई हिंसा हो गया, कोई अपराध हो गया, कोई ऐसा कृत्य हो गया जिसको भारत का जो न्याय प्रणाली है उसको अपराध मानता है उस कृत्य को, तो स्टेट की एंट्री हो गई, ठीक है। और उसमें जुर्माना के साथ साथ जेल टर्म की भी व्यवस्था हो जाएगी, यानी कारावास भी किया जा सकता है।
तो सिविल डिफेमेशन जो केसेस हैं सिविल किस्म के, वो तो जुर्माने से सेटल हो जाएंगे। उसमें तो मान लीजिए जुर्माना लग गया, भाई मैंने आप पर कहा कि मेरे आपके जो मानहानि आपने मेरा किया है और मैंने क्लेम किया है कि मुझे 1 करोड़ का मानहानि का मेरा क्लेम है, और कोर्ट ने कहा ठीक है भाई इनका मानहानि हुआ है, आप 50,000 रुपया देके इस मामले को सेटल कीजिए, आप दोषी अगर हैं तो, साबित होता है तो ठीक है, 50 लाख रुपए देकर सेटल हो गया, दोनों पक्ष सहमत हो जाएंगे तो। लेकिन प्रॉब्लम यहां है कि सिविल नेचर का ही तो है ये डिफेमेशन, लेकिन इसमें क्रिमिनल ऑफेंसेस भी होते हैं, और क्रिमिनल ऑफेंस में जुर्माना के साथ साथ जेल टर्म भी आ सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब मानहानि, स्वाति पूछ रहे हैं मानहानि लगाने का आधार क्या है। डिफेमेशन के बारे में सिर्फ इतना बोला गया है कि बोलकर या लिखकर, बोलकर या लिखकर किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना, मतलब ऐसा कोई कार्य करना, बोलकर हो या लिखकर हो, जिससे किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचे। इसका मतलब क्या है, सोशल मीडिया पोस्ट अगर आप डालते हैं उस पर भी डिफेमेशन हो सकता है, क्योंकि आपने लिखकर एक्सप्रेस किया है। कहीं प्रकाशित होना चाहिए, अगर लिखकर आपने एक्सप्रेस किया है तो कहीं प्रकाशित होना चाहिए, भले सोशल मीडिया पोस्ट में हो, तो डिफेमेशन का आधार बनेगा। तो बोलकर या लिखकर किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने को हम कहेंगे आधार डिफेमेशन का। और सिविल नेचर के जो डिफेमेशन केसेस हैं उसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत इसलिए नहीं है, देखिए उस तो पैसे से सेटल होना है, तो विवाद वहां नहीं है। विवाद सिविल नेचर के डिफेमेशन जब क्रिमिनल उसमें प्रोसीजर के तहत डील होते हैं उसमें। ठीक है, समझ में आ गई बात? बताइए। और कोई सवाल? 1 रुपए का डिफेमेशन है कि सांकेतिक तौर पर, भाई ईगो की लड़ाई है ना डिफेमेशन। मैंने मानहानि का दावा कर दिया, ठीक है, अब मुझे आपसे पैसा नहीं चाहिए, बस ये साबित करना है कि आपने मेरा मानहानि किया और आप मानहानि का केस हार गए। ये साबित होना कि आपने मानहानि किया, इसके लिए मामला डिफेमेशन का केस जाएगा कोर्ट में। ठीक, और आपने डिमांड क्या रखा है, या कोर्ट ने फाइनली देखा कि इस मामले में बहुत दम नहीं है, लेकिन हाँ गलती तो इस व्यक्ति से हुई है, तो सांकेतिक तौर पर 1 रुपया का जुर्माना लगा दिया, जिससे वो केस भी जीत गया। डेफेमेशन फाइनली जिसने दावा किया है उसके पक्ष में चला गया वो केस। लेकिन जुर्माना लगाना मकसद नहीं था, केवल ये मकसद था कि इंडिकेट कर दे कि हाँ तुमसे गलती हुई। सचिन आनंद, और कोई बात जो आपके दिल में अभी तक चुभ रही हो? भाई आप लोगों ने कंटेंट में जो किया कि कंटेंट अच्छा नहीं है, तो उससे मैं सतर्क हो गया हूं कि आप लोगों से बीच बीच में पूछते चलूं। बहुत बुरा नहीं किया है, लेकिन हाँ फैकल्टी के हिसाब से जो रेटिंग है और उसमें एक अंतर है, मैंने सोचा एक बार आपसे पूछ लूं, क्योंकि स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। तो आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि फैकल्टी जब आप कर रहे हैं रेट, इसका मतलब आप मुझे रेट कर रहे हैं, मेरे पढ़ाने के तरीके को रेट कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है, एक चीज तय हो गई है कि भाई आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया, ये तो उसमें दिख रहा है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट 5 के आसपास है। और दूसरा, जब कंटेंट को रेट कर रहे हैं तो आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके भीतर का जो कंटेंट मिल रहा है वो पसंद आया। ठीक है,
नहीं, शर्मिंदा नहीं कर रहे हैं भाई, शर्मिंदा नहीं कर रहे हैं। और हैसियत वाली बात नहीं है कि किसी को जज करने, अरे क्यों नहीं कर सकते हैं आप? मैं आपको अगर पढ़ा रहा हूं, मान लीजिए आपको समझ ही नहीं आया, तो आप कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे? ये तो आपका राइट है। ठीक है, ये आपका अधिकार है बिल्कुल। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति गलत काम करता है, ये आगे रीड नहीं कर पा रहा हूं मैं। चलिए, अभी हमारे सहयोगी आ जाएंगे तो वो रीड करा देंगे। तो मैं आगे बढ़ता हूं, ये समझते हुए कि आप में से अभी कोई, हाँ, फीडबैक बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप फीडबैक लिख सकते हैं, अच्छा या बुरा, कोई भी फीडबैक बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। जिस भी शिक्षक से आप पढ़ रहे हैं, आपको अच्छा अगर लग रहा है, देखिए मैं ये नहीं कहता कि पढ़ाने वाला भगवान है, पढ़ाने वाले से भी गलतियां हो जाती हैं। कई बार मैंने बताया तो था कि भाई जुबान ही फिसल गई, कभी याद ही नहीं रहा कि कुछ बोल दिए हैं और बाद में याद आया कि यार वहां कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। तो दोनों ही कंडीशन में आपको लगे कि किसी से पढ़कर वैल्यू एडिशन हुआ है, अच्छा लग रहा है आपको, अच्छा लगना मतलब आप समझ पा रहे हैं चीजों को, आपको लग रहा है कि हाँ पहले से अब मैं बेहतर स्थिति में हूं, तो आप उसको अच्छा फीडबैक भी दे सकते हैं। और अगर लग रहा है कि नहीं, तो चलिए, आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 कह रहा है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोष सिद्धि का मतलब क्या हुआ? दंड। अब एक बात बताइए कि भाई अभी तक तो हमने ये देखा कि स्वतंत्रता है, हर तरह की स्वतंत्रता है, और उस पर रिजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। हमने देखा समता का अधिकार है, अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया। क्या कैदियों को कोई मौलिक अधिकार है कि नहीं? जिनको सजा दे दी गई या जिनका ट्रायल चल रहा है, उनको कोई मौलिक अधिकार है कि नहीं है? या आपसे अगर मैं कहूं कि उनको देना चाहिए कि नहीं मौलिक अधिकार, उनके भी तो राइट्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? और वो राइट्स फंडामेंटल राइट्स में होने चाहिए कि नहीं? तो आर्टिकल 20 दरअसल कैदियों के बारे में, कैदी इन द सेंस जिनको दंड दिया जा रहा है, उनके बारे में बात कर रहा है। मतलब जो आरोपी, अभियुक्त हैं, अक्यूज्ड हैं, जो अंडर ट्रायल चल रहे हैं, जो जेलों में बंद हैं, ठीक है, तो ये इसके बारे में बता रहा है कि भाई कैदियों के या फिर दंड जिनको मिला है अदालत के द्वारा, अपराध के लिए जिसको दोष सिद्ध किया गया है, उसके संबंध में क्या अधिकार है, क्या संरक्षण है, यही आर्टिकल 20 है। तो पहला, इसमें 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा यह कहता है कि भाई कोई व्यक्ति, और यहां ध्यान रखिए, एक नंबर क्या हाईलाइट कर देना है अपने पास, व्यक्ति। 19 किसके लिए था? आर्टिकल 19 किसके लिए था? व्यक्ति के लिए या नागरिक के लिए? किसको मिला हुआ अधिकार है? नागरिक। आर्टिकल 15 किसके लिए था? आर्टिकल 15 नागरिक या व्यक्ति? नागरिक, ठीक है। और आर्टिकल 14? आर्टिकल 14 पर्सन, ठीक। आर्टिकल 16? नागरिक। तो ध्यान पर रह रहा है ना कि भाई क्या अधिकार, मौलिक अधिकार कुछ ऐसे मिले हुए हैं जो सभी व्यक्तियों के लिए मिले हुए हैं, यानी नागरिक और गैर नागरिक दोनों को हैं। और कुछ मौलिक अधिकार हैं जो स्पेसिफिकली
इंडियन सिटीजन्स को मिले हुए हैं, जिसमें 15 है, 16 है, 19 है, ये तीनों हम पढ़ चुके हैं, आगे 29-30 भी पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन 20 कहता है कि सभी व्यक्तियों के लिए, कोई व्यक्ति यानी नागरिक प्लस गैर नागरिक, किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है। एक नंबर बात ये हो गई, ठीक है, इस व्यक्ति के अलावा, या उससे अधिक दंड का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के किए जाने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती है। तो दूसरी बात ये हो गई, यानी 20(1) को अगर दो हिस्सों में बांटेंगे तो क्या क्या बात होगी कि भाई किसी व्यक्ति को तब तक अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा, यानी दंड उसको क्या मिलेगा, इसके बारे में ये बता रहे हैं। पहली बात कि कोई कार्य जो उसने किया, जिस समय किया, उस समय वो अपराध के रूप में विधि के अंतर्गत था, तो उसी समय की विधि के हिसाब से उसको दंड मिलेगा। अगर मान लीजिए कोई, पहला हिस्सा क्या है 20(1) का, मान लीजिए कि मोगेम्बो है, ठीक है, मान लीजिए मोगेम्बो यूपी में रहता है, यूपी के किसी जगह पर एक पार्टी में गया हुआ है, पार्टी में जाकर हाथ में शराब की बोतल लेता है, वीडियो बनाता है, फोटो डालता है सोशल मीडिया पर कि ये लेट्स पार्टी एंजॉय। और ये बात कब की हो रही है, 2024 की। आज कितना तारीख है, आज तारीख कितना है, 13 अगस्त 2024 को ये घटना होती है। 2025 में ठीक एक साल बाद यूपी गवर्नमेंट शराब को बैन कर देती है, शराबबंदी कर देती है, जैसे बिहार में। और शराबबंदी करके शराब रखने पर, कंज्यूम करने पर, उसकी तस्वीर डालने पर 2 साल की कैद की सजा कर देती है अपने कानून में, ठीक है। और मोगेम्बो को कहती है कि भैया ऐसा है, चलो जेल, तुमको कोर्ट ले चलेंगे। अब मोगेम्बो कहता है क्या हो गया, पुलिस कहती है कि तुम्हारा हम सोशल मीडिया पोस्ट देखे थे 13 अगस्त 2024 को, हाथ में जो बोतल लहरा रहे थे तुम, ठीक है, शराब की बोतल का, आज की तारीख में ये कानून बन गया है 2025 में कि शराब बैन है यूपी में, और शराब रखने वालों को जेल होगी 2 साल की। लेकिन ये कब की बात है, 13 अगस्त 2024 की, जिस समय यूपी में ऐसा कोई कानून नहीं था, शराबबंदी नहीं थी। अब आप बताइए क्या उसने कोई अपराध किया है? सुनवाई हो रही है 2025 में, पुलिस उठाकर ले गई है कोर्ट के सामने, और कोर्ट के सामने ले आकर खड़ा कर दिया। कोर्ट ने कहा कि भैया कब की बात है ये, 13 अगस्त 2024। पुलिस वाले को बुलाया कि इधर सुनो, दिमाग है या दिमाग से खाली हो? पुलिस वाला कहा कि क्या हो गया हुजूर? कोर्ट ने कहा कि उल्लू राम, 13 अगस्त 2024 को कोई ऐसी विधि थी ही नहीं जो इस कृत्य को अपराध घोषित कर रही हो। इसका मतलब मोगेम्बो ने कोई अपराध नहीं किया। ठीक है, तो 20(1) कहता है कि जिस समय अपराध किया गया या कोई कृत्य किया गया, अगर वो किसी विधि के तहत अपराध में घोषित है तो
जिस मात्रा में उसमें प्रोविजंस होंगे उसी मात्रा में उसको माना जाएगा। ठीक है। इसका एक और मतलब क्या हुआ? इसका एक और मतलब यह हुआ कि इसको दंड कब मिल सकता था? दंड तब मिल सकता था कि 2025 में यूपी गवर्नमेंट ने शराबबंदी के लिए एक कानून बना दिया और कहा कि यह शराबबंदी भूतलक्षी प्रभाव से लागू होगा। मतलब क्या हुआ? भूतलक्षी प्रभाव से लागू होगा। इसका मतलब 2025 में शराबबंदी का कानून बनाकर कह दिया गया कि ये कानून 1 अगस्त 2024 से ही लागू होगा। इसका मतलब 13 अगस्त 2024 को जो काम किया गया वो भी इसके दायरे में है, क्योंकि ये भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया गया है। 1 अगस्त 2024 से लागू किया गया है। भूतलक्षी का मतलब समझ रहे हैं भाई? आज कानून बना, ठीक है, और आज कानून बनाकर कहा गया कि पिछले साल से इसको लागू करिए, तो उसको कहेंगे रेट्रोस्पेक्टिव, पिछले समय से। और जैसे ही हम कहेंगे कि ये पिछले समय से लागू होगा, कोई डेट दे दिए कि भाई 1 अगस्त 2024 से लागू होगा, इसका मतलब 1 अगस्त 2024 के बाद किसी ने अगर कृत्य किया है तो उसको भी अपराध माना जाएगा, क्योंकि आज के कानून का इंप्लीमेंटेशन हो रहा है कब से? बैक डेट से। ठीक है। तो ध्यान ये रखना है कि 20(1) कहता है कि किसी भी आपराधिक कानून को भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता। कंक्लूजन क्या है इसका? किसी आपराधिक, ध्यान रखिए इसको, आपराधिक को हाईलाइट कर लीजिएगा, किसी आपराधिक कानून को भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं कर सकते। सिर्फ क्रिमिनल कानून की बात हो रही है, क्रिमिनल लॉज की बात हो रही है। सिविल लॉज को कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। क्रिमिनल लॉज को नहीं कर सकते, जिसमें कारावास की भी सजा है, जेल टर्म भी शामिल है, जो मैंने अभी बताया। सिविल मामले तो जुर्माने और आपस के समझौते के पैसे से हो जाता है, कंपनसेट हो जाता है, अग्रीमेंट हो जाता है, ठीक है, समझौता कंपाउंड हो जाता है। लेकिन कोई आपराधिक कानून ऐसा नहीं बनेगा जो बैक डेट से लागू हो। और इसी का मतलब यह है कि बैक डेट से लागू नहीं होगा तो क्या होगा? बैक डेट से लागू नहीं होगा तो उस समय, जिस समय कोई कृत्य किया गया, एक तो देखा जाएगा कि उस समय क्या विधि उसको अपराध मानता था या फिर नहीं। लॉ ऐसा मानता था कि यह क्राइम है या नहीं। अगर लॉ उस समय नहीं मानता था तो मोगेम्बो को सजा नहीं हो सकती, क्योंकि 2025 में जो कानून बना वो 2025 में जिस दिन इंप्लीमेंट हुआ उसके बाद से लागू होगा, आगे की तरफ लागू होगा। यानी अब मोगेम्बो अगर 13 अगस्त 2025 को यही सेम काम करता है, हाथ में बोतल लहराता है, तो 2 साल की जेल की टर्म हो जाएगी। ये एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। मान लीजिए कानून में 2 साल का जेल है, तो अब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसी कानून के तहत होगा। लेकिन जिस समय के लिए ये क्लेम किया गया है 1 साल पहले के लिए, उस समय तो विधि शराब को लेकर कोई कानून ऐसा था ही नहीं कि शराबबंदी, उसको शराब रखने के जुर्म में उसको अरेस्ट किया जाए या सजा दी जाए। ये बात आप लोग को समझ में आई कि नहीं? कोई भी क्रिमिनल लॉ बैकडेट से लागू नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है? और इसका मतलब क्या हुआ, ये समझ में आ रहा है? ठीक है। अब इसमें एक और पार्ट है। वो पार्ट क्या कहता है? वो पार्ट कहता है कि
मान लीजिए मोगेम्बो ने 13 अगस्त 2024 को ड्रिंक एंड ड्राइव किया और पकड़ा गया। अब ड्रिंक एंड ड्राइव का क्या है, भाई शराब पी के गाड़ी चला रहा था, पुलिस ने पकड़ लिया, चालान कर दिया। अब मामला ये कोर्ट में सेटल होता है। तो भैया ऐसा है कि अब 13 अगस्त 2024 को प्रोविजन है कि मैक्सिमम 6 महीने तक की कारावास की सजा हो सकती है अगर कोई शराब पीते हुए गाड़ी चलाए तो। उसका प्रोसेस है पूरा, ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड में अल्कोहल की मात्रा देखी जाती है कितनी है, या ब्रेथ एनालाइजर से टेस्ट होता है, ठीक है। तो उस पूरे प्रोसेस को फॉलो करने के बाद मामला जब कोर्ट में जाता है तो मैक्सिमम उस समय, मान लीजिए आज ये जब हुआ तो मैक्सिमम 6 महीने की जेल की सजा हो सकती है, ठीक है। लेकिन मामला खिंचते खिंचते मान लीजिए 1 साल बीत गया और 2025 में कानून में संशोधन हो गया और संशोधन करके कह दिया गया कि अब ये 6 महीना नहीं बल्कि 2 साल तक की सजा होगी। तो अब बताइए कि मोगेम्बो को 6 महीने तक की सजा होगी या 2 साल तक की सजा होगी? छह महीने तक की सजा होगी। तो इसका मतलब आपको बात समझ में आ गई कि भाई आपराधिक कानून में जिस समय घटना हुई, जिस समय कृत्य किया गया, उस समय कानून क्या कहता है, उसी हिसाब से यह तय किया जाएगा कि उसको सजा कितनी होगी और सजा होगी भी कि नहीं। तो 20(1) दरअसल प्रोटेक्ट कर रहा है ना किसको, अक्यूज जो है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दे रहा है, ठीक है। दांडिक कार्यवाहियों से संरक्षण दिया गया है और कहा गया है कि जिस समय कोई कृत्य होगा उस समय वो अपराध की श्रेणी में है या नहीं, वो उस समय जो विधि प्रवृत्त है उसके हिसाब से तय होगा और उसको उतनी ही सजा दी जाएगी जितना उस समय प्रवृत्त विधि में उसके लिए बताया गया है। ये बात स्पष्ट है। अब 20(1) को फिर से पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। 20(1) क्या कह रहा है, भाई कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है। मोगेम्बो ने अगर उस समय शराब पिया जब शराबबंदी का कोई कानून नहीं लागू था तो उसको सिद्ध दोष अपराध के लिए नहीं ठहराया जाएगा, सीधी सी बात। और दूसरा कह रहा है कि जितना दंड उस विधि में बताया गया है उससे अधिक दंड का भागी नहीं होगा, ठीक है। जो उस अपराध को करने के समय में जो दंड उस विधि में था उतना ही दंड दिया जाएगा। और इसी का मतलब यह हुआ कि भाई बैकडेट से, भूतलक्षी प्रभाव से कोई भी आपराधिक कानून नहीं बनाया जाता। दूसरी बात क्या कह रही, दूसरी बात कह रहा है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। मतलब भाई मान लीजिए कि कोई मामला किसी के खिलाफ चल रहा है, ठीक है, उस मामले में उसको 2 साल की सजा हो गई, ठीक है। लेट से इसने किसी को कुचल दिया था अपनी गाड़ी से और कोर्ट ने 2 साल की सजा सुना दी। लेकिन जब कोर्ट ने सजा सुना दी उसके बाद प्रोटेस्ट होने लगा, पब्लिक प्रेशर बनने लगा, मीडिया ट्रायल शुरू हो गए, मीडिया में हंगामा होने लगा और लोगों ने जबरदस्त डिमांड करनी शुरू की कि इसको तो कम से कम 10 साल की सजा होनी चाहिए, 2 साल की सजा में क्या ही होगा।
कोर्ट ने 2 साल की सजा इसको सुना दी है। अब ये एक वकील गया, बोला कि 2 साल की सजा पर्याप्त नहीं है माय लॉर्ड, इसको बढ़ा दिया जाए, 10 साल कर दिया जाए। तो भैया सजा हो चुकी है। एक ही दंड के लिए 2 बार सजा नहीं होगी। एक अपराध के लिए एक बार दंड दिया जा चुका, अब दोबारा सजा नहीं होगी इसको उसी अपराध के लिए। इसको क्या कहते हैं? डबल जेपर्डी। ठीक है, डबल जेपर्डी, दोहरा दंड हिंदी में कहते हैं। तो कैदियों जो अपराध के लिए दोषसिद्ध जिनको ठहराया जाएगा, उन्हें दोबारा दंड नहीं दिया जाएगा, दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा। एक ही कृत्य के लिए, एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जाएगा। और ये सिर्फ और सिर्फ न्यायपालिका पर ये बंधन है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन पर नहीं है, प्रशासन पर नहीं है। प्रशासन एक ही व्यक्ति को 2 बार सस्पेंड कर सकता है एक ही अपराध के लिए, लेकिन हां, कानून, अदालत उसको एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दे सकती। ठीक है, ये बात समझ में आई? अब मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए किसी पर मर्डर अटेम्प्ट का चार्ज है, ठीक है, हत्या की कोशिश का चार्ज है, और अदालत में मामला चल रहा है। अदालत ने सजा भी सुना दी। ठीक है, अदालत ने सजा सुनाई, कहा कि भाई 10 साल या 7 साल की जेल होगी। इधर अदालत ने सजा सुनाई, उधर ये आदमी मर गया, और जो हत्या की कोशिश का मामला था वो अब हत्या का मामला हो गया। क्या अब अदालत इसको ज्यादा सजा सुना सकती है या नहीं? बताइए भाई, किसी पर मर्डर अटेम्प्ट का चार्ज था, उस पर अदालत ने उसको, कोर्ट ने उसको सजा भी सुना दी, लेकिन तब तक व्यक्ति मर गया। सुना सकती है। क्यों? क्योंकि एक ही अपराध के लिए नहीं, यहां अपराध कुछ और था, मर्डर अटेम्प्ट किया गया था, और यहां अपराध कुछ और हो गया, मर्डर हो गया। ठीक है, तो अब धारा चेंज हो जाएगी, सेक्शंस अलग लग जाएंगे। ठीक है, तो डबल जेपर्डी का मतलब ये नहीं है कि अगर अपराधी चेंज हो जाए तो फिर सजा बढ़ सकती है, लेकिन एक ही अपराध के लिए ऐसा नहीं हो सकता। जैसे हत्या की कोशिश के लिए अगर 7 साल की सजा दी गई है, तो उसी सेम मामले में कोर्ट का मन किया कि 7 साल पिछली बार दिए थे, मुझे कम लग रहा है, आओ यार 10 साल कर देते हैं इसको, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, 2 बार सजा नहीं सुना सकते। ये बात स्पष्ट समझ रहे हैं ना भाई? भाई मैंने जाकर केस कर दिया एक व्यक्ति पर कि इसने मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया है, इस मामले में ट्रायल हुआ और फाइनली इसको सजा हो गई 2 साल की। ठीक है,
और फिर फाइनली इसी अपराध के लिए कोई और केस कर दे, तो दोबारा तो सजा नहीं होगी, तो ना इस सजा का टर्म बढ़ेगा और ना दोबारा सजा दी जाएगी। ठीक है, तो 20 का 2 ये कहता है, और 20 का 3 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ? आपने अक्सर देखा होगा कि पुलिस पकड़ती है मुजरिम को, उससे गवाही लेती है, वो कोर्ट में जाता है और कोर्ट में कहता है कि मुझसे जबरदस्ती गवाही ली गई है, मैंने ऐसा नहीं बोला था, पुलिस ने प्रेशर डाल के दिया है और ये सब लिखवाया है मुझसे, कन्फेस करवाया है। और कोर्ट उस बात को मानता है कि भाई पुलिस ने जबरदस्ती की होगी। क्यों? क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि अपने खिलाफ गवाही देने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं करने का मतलब क्या हुआ? क्या फिंगरप्रिंट्स ले सकते हैं कि नहीं? ब्लड सैंपल्स ले सकते हैं कि नहीं? गए स्पॉट पर, ब्लड सैंपल मिला, फिंगरप्रिंट निकाले, तो ये अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया गया है। ये क्राइम सीन से पुलिस पर जिम्मेदारी है, पुलिस अपने सबूत इकट्ठा करेगी। लेकिन मान लीजिए कहा गया नार्को टेस्ट करना है, पॉलीग्राफी या लाई डिटेक्टर जिसको बोलते हैं, लाई डिटेक्शन का टेस्ट करना है, इसी को पॉलीग्राफी टेस्ट करते हैं। और कहा गया, और बहुत सारे केसेस में डिमांड भी उठते रहती है पॉलीग्राफी टेस्ट कराने का, नार्को टेस्ट कराने का। एक दूसरा है नार्को टेस्ट, और तीसरा एक ब्रेन मैपिंग कराया जाता है। इस तरह के टेस्ट के लिए मान लीजिए कोर्ट ने अनुमति दे दी कि ठीक है करा सकते हैं, लेकिन इसमें इस व्यक्ति का कंसेंट, सहमति होना जरूरी है। बिना इस व्यक्ति के सहमत हुए आप इस तरह का कोई भी टेस्ट नहीं करा सकते। उसको इस बात के लिए मजबूर नहीं कर सकते कि वो खुद के अगेंस्ट में गवाही दे, क्योंकि किसकी जिम्मेदारी है? मैंने क्या बताया था, कोर्ट ये मानकर चल रहा है कि जो आरोपी है वो निर्दोष है। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस किसके तरफ है? आरोपी की तरफ है। कोर्ट तो मान के चल रहा है कि आरोपी निर्दोष है। साबित किसको करना है? साबित करना है पुलिस को कि ये दोषी है। तो साबित पुलिस करेगी ना। पुलिस कैसे करेगी? जाकर सबूत जुटाएगी, फिंगरप्रिंट जाके देखेगी, फॉरेंसिक की टीम बुलाएगी, कॉल डिटेल्स खंगलवाएगी, वो सबूत जुटाए। लेकिन इस व्यक्ति पर दबाव नहीं डालेगी कि यार तुम अपने खिलाफ गवाही दो, कन्फेस करो, बैठो। नहीं करोगे तो डंडा से मार मार के ठीक कर देंगे। और शायद इसीलिए इसका ये प्रोविजन किया गया है। 3rd डिग्री नाम का चीज सुने हैं ना आप? पुलिस तोड़ती है किस लिए? कन्फेस कराने के लिए। इतना तोड़ देती है कि डर के मारे आदमी कन्फेस कर लेता है। ठीक है, ये उस लड़की के केस से बहुत पहले से है, लेकिन हाँ इस लड़की के केस में ब्रेन नार्को टेस्ट की बात और ब्रेन मैपिंग टेस्ट की बात बहुत ज्यादा उठी थी, जिसके पीसेस करके उसके बॉयफ्रेंड ने फेंक दिया था। ठीक, अब सवाल है कि भाई लाई डिटेक्शन टेस्ट में क्या होता है? लाई डिटेक्शन टेस्ट में ये होता है कि शरीर पर जैसे ईसीजी होता है वैसे इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं, जो इस तरह से लगता है ना, इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं उसको। ठीक है, और लगा के इसमें किसी तरीके का लाई डिटेक्शन टेस्ट में कोई केमिकल या फिर ड्रग्स नहीं देते, कोई केमिकल इंजेक्ट नहीं करते, इंजेक्ट नहीं करते या कोई दवा नहीं देते।
तो होता कैसे? इलेक्ट्रोड्स लगा दिए और अब आपसे सवाल पूछे जाएंगे, और जब सवाल पूछे जाते हैं तो क्या होता है कि जो शरीर की के रिएक्शंस हैं, फिजियोग्राफिक रिएक्शंस, वो इंडिकेट करते हैं कि ये आदमी सच बोल रहा है या झूठ। जैसे बीपी बढ़ जाएगा, जैसे ही ऐसा सवाल आएगा जिस पर उसको झूठ बोलने की नौबत आएगी, उसका बीपी बढ़ जाएगा, स्वेटिंग होने लगेगी। तो उसके पैरामीटर्स बने हुए हैं 0 से 10 के बीच में, वो इंडिकेट करने लगेंगे कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। तो इसीलिए उसको बोलते हैं लाई डिटेक्शन टेस्ट। दूसरा टेस्ट होता है नार्को टेस्ट। नार्को टेस्ट में बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है केमिकल, ठीक है। और केमिकल इंजेक्ट करने के बाद क्या होता है, इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इस ड्रग्स का एक प्रभाव आता है और वो हिप्नोटाइज जैसा हो जाता है। हिप्नोटाइज समझते हैं ना, किसी को हिप्नोटाइज कर दिया जाता है तो वो व्यक्ति अपनी कल्पनाशीलता की क्षमता खो देता है, जो आप पूछेंगे वो वही बताएगा। तो नार्को टेस्ट में क्या होता है, वो केमिकल जब इंजेक्ट करते हैं तो धीरे 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 क्या होगा, वो हिप्नोटाइज कंडीशन में चला जाएगा और अब वो कुछ भी अलग से नहीं सोच पाएगा, कल्पनाशीलता की क्षमता उसकी खत्म हो जाएगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में जो सवाल उससे पूछे जाएंगे वो उसमें कुछ भी मिलावट नहीं कर पाएगा, जो उसके कॉन्शियसनेस में है ऑलरेडी, जो सच है वही बोलेगा और पता चल जाएगा। इसी तरह होता है ब्रेन मैपिंग। ब्रेन मैपिंग में क्या किया जाता है, कुछ मात्रा में केमिकल इंजेक्ट कर दिए, इलेक्ट्रोड्स लगा दिए और ब्रेन मैपिंग के जरिए क्राइम सीन से रिलेटेड कुछ कुछ वर्ड्स तैयार करके रखे जाते हैं। तो उसको कुछ ऐसे न्यूट्रल वर्ड्स पहले बताते हैं, जैसे लिफ्ट। मान लीजिए क्राइम से लिफ्ट का कोई लेना देना नहीं है, तो कहा गया लिफ्ट, कार। ब्रेन को मैप किया जा रहा है और जैसे ही क्राइम सीन से रिलेटेड कोई वर्ड आएगा, जैसे चाकू से हत्या हुई है तो नाइफ या चाकू, ये वर्ड्स जैसे ही उसको सुनाई पड़ेगा वो अलग लेवल पर उसका रिएक्शन होगा, ठीक है। जैसे लाइट डिटेक्शन में होता है ना, वैसे अलग हार्मोन्स सिक्रेट होने लगेंगे उसके। तो वर्ड्स के जरिए पकड़ा जाता है कि भाई इसमें ये आदमी झूठ बोल रहा है, और वो क्योंकि उसको केमिकल भी दिया गया है तो वो ऑलमोस्ट हिप्नोटाइज भी है, तो कुछ कुछ बड़बड़ाते रहेगा, कोई कोई सूचना बताते रहेगा, ठीक है। इसमें गोपनीयता भी उसकी वायलेट होती है, हाँ होती है ना। इसीलिए ऐसा कोई भी टेस्ट करने के पहले सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है। सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि पुलिस और वकील दोनों इससे सहमति लेते समय यह भी बताएंगे कि इस टेस्ट का परिणाम क्या होगा, और उस टेस्ट के परिणाम में लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। मतलब वो कोई ऐसी बात बोल सकता है जो अपने विरुद्ध हो, फंस सकता है। और साथ साथ ये भी बताया जाता है कि भाई इसका कॉन्सिक्वेंस ये भी हो सकता है कि आप किसी अपने निजी जानकारी को भी शेयर कर दें। ध्यान रखिए, क्योंकि आप सोचने समझने की स्थिति में नहीं रहेंगे, तो आप कोई ऐसी भी बात बता दें जो आपके निजी जीवन से जुड़ा हुआ है, आपकी निजी जानकारी है, इसका मतलब आपके निजता का हनन हो सकता है। और जब ये व्यक्ति इस कंसेंट पर तैयार हो जाएगा, सहमत होगा कि ठीक है भाड़ में जाए निजता, लेकिन इस केस में मैं एकदम ठीक हूं और कोई भी टेस्ट करा दो, लाई डिटेक्शन करा लो, नार्को करा लो, कुछ भी करा लो, सहमति अगर होगी उसकी तभी ये कंडक्ट किया जा सकता है। अदरवाइज तो उसको बताया जाता है कि भाई आपकी गोपनीयता भंग हो सकती है इससे। तो वकील और पुलिस दोनों को ये बताना पड़ेगा कि इस टेस्ट का परिणाम क्या होगा। और दूसरी बात, इसका कंसेंट मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड किया जाता है, ऐसे हवा में नहीं है कि कोई जाकर करा लेगा, मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड किया जाता है। तो कोर्ट की अनुमति लेनी पड़ती है, मजिस्ट्रेट के सामने कंसेंट रिकॉर्ड होता है, उसका परिणाम बताया जाता है, उसके बाद फाइनली ये किया जा सकता है, ठीक है।
इसमें डायरेक्ट कर लेते हैं। अगर झूठ बोलेगा तो सोचेगा रुकेगा, और सोचते टाइम नर्वस के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स चेंज होंगे। ठीक है, तो 20 1 20 2 3, 20 के 3 पार्ट हैं, 20 के 3 हिस्से हैं। और दूसरा 20 में क्या करना है, आर्टिकल 20 में यह जानना है कि यह सिर्फ दांडिक कार्यवाहियों से संरक्षण देता है, दांडिक कार्यवाहियों की बात करता है, क्रिमिनल मामलों में। ठीक है, पहला क्या कह रहा है ये 20(1), इसके दो बातें कही गई हैं कि भाई उस समय की विधि के हिसाब से अपराध है या नहीं, उसी हिसाब से दंड दिया जाएगा। दूसरी बात, उस समय की विधि, जिस समय अपराध किया गया या कोई ऐसा कार्य किया गया, उस समय के विधि के हिसाब से वो कार्य अपराध है कि नहीं, उस समय की विधि के हिसाब से डिसाइड होगा। दूसरा, अगर है तो विधि में उस समय जो दंड का प्रावधान था, जितना दंड का प्रावधान था, उससे अधिक दंड का भागी नहीं होगा। ठीक है, अब ये जो कह रहा है ना कि विधि में उस समय जितना दंड का प्रावधान था, संविधान ही लिख रहा है कि उससे अधिक दंड का भागी नहीं होगा। मान लीजिए कि किसी समय 13 अगस्त 2024 को इसने जो अपराध किया उसके लिए 5 साल की सजा थी, लेकिन 13 अगस्त 2025 को कानून में बदलाव हो गया और इसकी सजा 2 साल कर दी गई, मैक्सिमम 2 साल से ज्यादा सजा नहीं दी जाएगी। अब यहां एक खास बात है, संविधान कह रहा है कि जितना दंड का प्रावधान है उससे अधिक दंड का भागी नहीं होगा वो, लेकिन अगर कानून बदल के कम दंड कर दिया गया तो कम का भागी हो सकता है, यानी 5 साल का टर्म 2 साल हो सकता है, अधिक नहीं होगा। ठीक है, तो दो बातें हैं कि एक तो उस समय की जो विधि है उसके अंतर्गत ये कार्य अपराध है कि नहीं, ये उसी विधि से तय होगा, उस समय प्रवृत्त विधि से। दूसरा, उस समय जितना दंड उसमें था उससे ज्यादा दंड नहीं दिया जाएगा। 20(2) कहता है डबल जेपर्डी नहीं होगी, दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा, जिसका मतलब है एक ही कार्य के लिए, एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जाएगा। और तीसरा है, ये 20(2) हो गया, और तीसरा है कि किसी को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, बाध्य नहीं किया जाएगा। 20 समझ में आ गया, बात समझ में आई। ये 20(1) में जब आप नोट्स बनाइएगा, इसी में इस बात को भी इंडिकेट कर लीजिएगा कि क्रिमिनल जो लॉज हैं वो भूतलक्षी नहीं हो सकते, भूतलक्षी नहीं हो सकते। ठीक है, चलिए, भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण, इसको कहते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स फैक्टो क्रिमिनल लॉज। ध्यान क्या रखना है, केवल आपराधिक विधियों से ही संबंधित है, पहली चीज। 2 भाग इसके 20(1) में, आज किया गया कार्य अपराध है या नहीं, ये आज लागू विधि से तय होगा, भविष्य में बनाई जाने वाली विधि से नहीं तय होगा। दूसरा, आज किसी अपराध के लिए जितना दंड है उसी मात्रा में सजा होगी, भविष्य में निर्धारित दंड की मात्रा से नहीं होगी। इसका मतलब यहां एक और चीज इंडिकेट कीजिएगा कि उस दंड की मात्रा से अधिक नहीं होगी। ठीक है,
बात समझ में आ गई? अनुच्छेद 20(2) कहता है प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जेपर्डी, एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जाएगी। और 3 कहता है अपने खिलाफ गवाही देने से संरक्षण, जिसको कहते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ठीक है, ये सब वर्ड भी आपको याद रखने हैं। इंक्रिमिनेशन का मतलब अपने खिलाफ, सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब अपने खिलाफ गवाही देना। व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर अभियुक्त को अपने खिलाफ कोई भी तथ्य, जानकारी या प्रमाण देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अभियुक्त को अपने विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। खुद से गवाही देना चाहे तो दे सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब सवाल एक है कि भाई पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग टेस्ट, इनकी वैधता का सवाल है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर गाइडलाइंस जारी किए हैं। ध्यान रखिए कि एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि जब ये वैध नहीं है तो इसको इंग्लिश के वर्ड हिंदी आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं, लेकिन देवनागरी लिपि में कीजिए तो ज्यादा बेटर है। कर दीजिएगा तो कोई गुनाह नहीं होगा, लेकिन अगर देवनागरी में कर देंगे तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, वैधता के सवाल पर मैंने आपको बता दिया कि भाई पहले पॉलीग्राफ टेस्ट क्या है। इसमें शारीरिक फिजियोग्राफिक रिस्पॉन्स झूठ बोलते समय ट्रिगर हो जाते हैं, ये माना जाता है। जैसे इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, कार्डियो कप्स लगाते हैं, जैसे ईसीजी में आपने देखा होगा लगाते हुए। और बता दिया मैंने कि फाइनली क्या होता है, झूठ बोलते समय यानी कोई ऐसा सवाल पूछा गया जिसमें वो सच बोल रहा होगा तो वो इंडिकेटर्स अलग होंगे। जैसे ही झूठ बोलेगा उसके इंडिकेटर्स अलग हो जाएंगे, तो उससे पता चल जाएगा कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। नार्को टेस्ट को ट्रुथ सीरम भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें केमिकल और ड्रग्स इंजेक्ट किया जाता है। ये ड्रग, ये सब याद नहीं रखना, बस ऐसे है। सोडियम पेंटोथॉल होता है या सोडियम थाइपेंटॉल ड्रग को इंजेक्ट करते हैं। ये कल्पनाशीलता को न्यूट्रल कर देता है और झूठ बोलने की क्षमता को ही खत्म कर देता है, क्योंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर प्रभाव डालता है। ठीक है, तो हिप्नोटाइज कंडीशन में आदमी चल जाता है। ब्रेन मैपिंग में थोड़ी मात्रा में केमिकल भी इंजेक्ट कर दिया जाता है, बाकी पॉलीग्राफ की तरह है, इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं, कुछ शब्द दिए जाते हैं जो न्यूट्रल हों, फिर कुछ शब्द उसमें डाले जाते हैं जो क्राइम सीन से रिलेटेड हो, तो उसके रिएक्शंस चेंज होंगे। लेकिन भैया ये वैध है कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने सेल्वी वर्सेस कर्नाटका 2010 के मामले में कहा। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिए, ये सब मैं पढ़ाते हुए मान लीजिए कई सारे केसेस का जिक्र करता हूं, लेकिन जो महत्वपूर्ण बहुत केसेस हैं उन्हीं को दिमाग में रखने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि उनको मेंशन आप हर जगह करना पड़ेगा। जैसे हमने क्या पढ़ा, चंपकई दोराई राजन, भूलना चाहिए या उसको एकदम याद रखना चाहिए? केशवानंद भारती कोई भूल जाए तो अपराध हो जाएगा। ठीक है, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं मेनका गांधीवाद और एके गोपालनवाद, ये नहीं भूलना चाहिए। तो इस तरह के जो माइलस्टोन केसेस हैं उनको तो किसी भी हाल में नहीं भूलना चाहिए। ये अगर याद रह जाए ठीक, अदरवाइज इस तरह का सवाल कभी पूछा नहीं जाता। सेल्वी वर्सेस कर्नाटका 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया सहमति जरूरी है, बिना सहमति के तो आप इस तरह के टेस्ट आप कर ही नहीं पाएंगे। और दूसरा मैंने जो बताया कि वकील और पुलिस के द्वारा परिणाम के बारे में उस व्यक्ति को जानकारी देनी होगी, और साथ में यह भी कहना होगा कि ये परिणाम लीगल के साथ साथ आपके निजी जानकारी को भी पब्लिक कर सकता है। गोपनीयता, निजता के अधिकार का भी हनन हो सकता है। ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने कंसेंट रिकॉर्ड होगा। ठीक, साथ ही मानवाधिकार आयोग ने भी साल 2000 में कुछ पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए जरूरी गाइडलाइंस दिए हैं, उसका भी पालन करना होगा। टेस्ट रिजल्ट को कन्फेशन नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भैया इस टेस्ट का जब रिजल्ट आएगा उसको कन्फेशन नहीं मान सकते, यानी उसको वैध सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि 20(3) क्या कहता है, अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। तो कंसेंट के साथ भी सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जब व्यक्ति होशो हवास में है ही नहीं, जब होश ही में नहीं है, तो उसके
इन टेस्ट के जरिए जो कन्फेशन आप कह रहे हैं कि ये कन्फेशन है, इसको कन्फेशन रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इंसान होश में रहे तब तो कन्फेशन मानेंगे। जब आपने बाहर से किसी मेथड से उसके दिमाग पर, उसके नर्वस सिस्टम पर कब्जा कर लिया, तो फिर इस तरह के सबूतों की वैधता नहीं होगी, रिलायबिलिटी नहीं होगी, विश्वसनीयता नहीं होगी। तो सवाल है कि जब नहीं होगी तो करते क्यों है भैया? देखिए, करने का बस एक ही फायदा है, इस तरह के टेस्ट से डायरेक्ट तो कुछ इंपैक्ट आएगा नहीं, इनडायरेक्ट इंपैक्ट आता है। इनडायरेक्ट इंपैक्ट क्या होता है? मान लीजिए किसी का नार्को टेस्ट हो रहा है, ट्रुथ सीरम उसको दिया गया है। अब नार्को टेस्ट हो रहा है, उससे पूछा जा रहा है कई तरह के सवाल, और उसने सवाल बताते बताते उससे पूछा गया कि कहां से हथियार खरीदे थे, तो उसने बताया कि फलाना जगह पर एक छोटा सा ऐसा था, और वो बड़बड़ाएगा, मतलब कुछ भी क्लियर नहीं बोलेगा। फिर उससे दो चार ऐसे क्रॉस क्वेश्चन किए गए, फिर उसी में उससे कहा गया कि भाई हथियार छिपाए कहां हो। उसके बाद क्या हुआ? बोलते बोलते में वो बता दिया कि भाई इस जगह पर तालाब के किनारे हथियार छिपाए हैं, या इस जगह पर बॉडी दफनाए हैं। अब पुलिस उठी और जाकर उसको खोद खाद के निकाल ली। तो अब जो साक्ष्य मिला वो एडमिसिबल है। वेपन ऑफ मर्डर मिल गया, कहानी खुल गई पूरी। ये साक्ष्य जो मिला इस टेस्ट के जरिए मिला, इसको कन्फेशन नहीं मानेंगे, लेकिन इस टेस्ट के जरिए जो लीड्स मिले, उससे अगर केस में कोई साक्ष्य मिल गया, सबूत मिल गया, तो वो मान्य है। इसीलिए ये टेस्ट कराए जाते हैं। पुलिस चाहती है कि करा लें, कोई ना कोई लीड उसमें से पुलिस खोज ही लेगी। तो आर्टिकल 20 पूरा समझ में आ गया। अब आ जाइए आर्टिकल 21, लाइफ एंड प्राण। दैहिक स्वतंत्रता में यह स्वतंत्रता फ्रीडम नहीं है, यह ध्यान रखिए। फ्रीडम नहीं, क्या है ये? लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब मैंने क्या बताया था? लिबर्टी का मतलब क्या है? व्यक्ति अपने फैसले लेने के लिए विवेकशील है, तार्किक है, आजाद है। 19 में आप कह रहे हैं कि आपको कहीं भी घूमने की आजादी है, आबाद संचरण का अधिकार है, तो स्वतंत्रता है। 19 में आप कह रहे हैं कि भाई कोई भी व्यवसाय कर लीजिए, पेशा अपना लीजिए, कारोबार कर लीजिए, कहीं जाकर बस जाइए, कुछ भी बोलिए, और रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। लेकिन क्या पर्सनल लिबर्टी की बात की जा रही है? क्या उसमें कहा गया है कि किसी से भी शादी कर लीजिए? पुरुष से मन करे पुरुष से शादी कर लीजिए, महिला से मन करे महिला से शादी कर लीजिए, ये तो नहीं कहा गया। क्या उसमें कहा गया है कि रात में आपके घर में पुलिस नहीं घुस जाएगी, आपके नींद का अधिकार आपका लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का अधिकार है? अगर आपके घर में रात में पुलिस घुस गई तो आपके क्या हुआ? सोने का अधिकार, जो आर्टिकल 21 के तहत है मौलिक अधिकार, उसका हनन हो जाएगा, ठीक है। तो पर्सनल लिबर्टी का मतलब क्या हुआ? आपकी पर्सनल चॉइस के बेस पर आप अपनी जिंदगी को कैसे चलाते हैं। और ओवरऑल स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट ही क्या है? भाई व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास कर सके, खुद को इतना विकसित कर सके, मैक्सिमम पॉसिबल। 19 में यह नहीं कहा गया है ना कि गरिमापूर्ण जिंदगी का आपको अधिकार है, वो नहीं कहा गया। तो यहां पर लिबर्टी शब्द का इस्तेमाल है। आपकी मर्जी क्या है उसके हिसाब से आपके फैसले हैं, ठीक है।
आपको सोने का अधिकार है, वहां घूमने का, बोलने का सब अधिकार है। लेकिन मान लीजिए आपको नजरबंद कर दिया गया घर के सामने, तो ये सब अधिकार का क्या करेंगे आप? एक तरफ कहा गया कि भाई अबाध संचरण कर सकते हैं पूरे भारत में, और दूसरी तरफ आपको आप ही के घर में कैद कर दिया गया है कि बाहर नहीं निकल सकते। तो क्या 19 एंजॉय कर पाएंगे? इसका मतलब 19 और 21 आपस में जुड़े हुए हैं। 19 और 21 आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, पूरक हैं एक दूसरे के। एक के बिना दूसरा, दूसरा के बिना पहला अधूरा है। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है ना? कोरिलेटेड है। हाँ, कहीं भी अबाध संचरण का अधिकार है, लेकिन आपको संचरण करने ही नहीं दिया जाएगा, तो कैसे करेंगे अबाध संचरण? ठीक, तो आर्टिकल 21 सिर्फ 2 लाइन का आर्टिकल है, और पूरे भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा अगर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन किया है तो इसी आर्टिकल का किया है। और इस आर्टिकल का आज की तारीख में अर्थ विस्तार इतना हो चुका है जितना सोचा नहीं जा सकता। तो आर्टिकल 21 क्या कहता है भाई? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किसी व्यक्ति को, पहली चीज की सबके लिए है, नागरिक और गैर नागरिक सबके लिए, लाइफ एंड लिबर्टी। उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो किसी को लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से अगर वंचित करना है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि एक लॉ बनाइए, और लॉ बनाकर उसमें जो प्रक्रिया दी गई है उसके आधार पर ही वंचित कर सकते हैं। लॉ जब बनता है तो उसमें 2 हिस्से होते हैं। पहला ये बताता है कि भाई दंड की मात्रा क्या है, ठीक है, और दूसरा प्रक्रिया क्या होगी। आप जानते हैं पहले जो आईपीसी था वो बताता था क्या, कि किस अपराध को दंड माना जाएगा, दंड की मात्रा क्या होगी, और सीआरपीसी कहता था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, यानी प्रक्रिया क्या होगी दंड की, ये सीआरपीसी में था। अब तो ये चेंज हो गए हैं, ठीक है। लेकिन एग्जाम्पल के लिए आप इससे समझिएगा तो ज्यादा आसानी से समझिएगा कि दंड की मात्रा तो एक हो गया, एक विधि जो हुआ, एक लॉ जो बता रहा है कि भाई कोई अपराध, कोई कृत्य अपराध है या नहीं, और अगर अपराध है तो उसके लिए दंड क्या होगा, यह आईपीसी बताता था। और उसकी प्रक्रिया क्या होगी, यह सीआरपीसी बताता था। जैसे प्रक्रिया क्या होगी, किसी को हिरासत में लिया जाएगा, डिटेन किया जाएगा, 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने उसकी पेशी होगी, ठीक है, उसका ट्रायल चलेगा, सुनवाई होगी। ये इन सारे प्रोसेस से होकर गुजरेगा, तब जाकर सजा होगी। ऐसा नहीं है कि किसी को पकड़े उठाकर मजिस्ट्रेट के सामने न्यायपालिका में सीधे खड़ा किया और न्यायपालिका ने कहा कि बहुत दिन से तुमको खोज रहे थे, कहां थे, 15 साल की सजा। ऐसा नहीं, उससे उसका पक्ष जाना जाएगा, दोनों तरफ से गवाहियां होंगी, उसको अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। इसको कहते हैं नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत। प्राकृतिक तौर पर यह न्याय मिला हुआ है हमें कि हम अपना पक्ष बताएं, हमें तब तक दोष सिद्ध, दोषी ना साबित किया जाए, जब तक हमारा पक्ष रखने का मौका तो दीजिए। बिना पक्ष रखे कैसे पता चलेगा कि दोष किया है या नहीं, दोष है कि नहीं, ठीक है। तो लॉ के ये 2 पार्ट होते हैं, एक तो दंड हो गया, एक प्रक्रिया हो गया। आर्टिकल 21 यही कहता है कि भैया अगर किसी को लाइफ एंड लिबर्टी से वंचित करना हो, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करना हो,
वंचित करने के लिए एक ही तरीका है। क्या तरीका है? विधि द्वारा जो प्रक्रिया स्थापित की गई है उसी प्रक्रिया से इसको लाइफ एंड लिबर्टी से वंचित किया जा सकता है। भाई किसी को फांसी देना है, आप उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को छीन रहे हैं, लेकिन फांसी दिया कैसे जाएगा? विधि में जो प्रक्रिया बताई गई है, जो प्रोसेस बताया गया है लॉ में कि फांसी का क्या प्रोसेस है, उस प्रोसेस से ही दिया जाएगा। व्यक्ति को हिरासत में लिया गया, सुनवाई हुई, ट्रायल चला, 10-10 साल ट्रायल चलता है, दोनों तरफ से वकीलों ने सबूत पेश किए, फाइनली कोर्ट एक फैसले पर पहुंचा, उसने सजा सुनाई कि हाँ भाई ये व्यक्ति जघन्य अपराध कर किया है इसने और इसको फांसी की सजा सुनाई जाएगी। फिर फांसी देने की क्या प्रक्रिया होगी, वो सब कुछ विधि में जो प्रक्रिया बताई गई है, अगर उस प्रक्रिया से चाहें तभी किसी को लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से आप वंचित कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि यहां कोई रेस्ट्रिक्शन तो बताया ही नहीं गया है। जैसे 19 में रेस्ट्रिक्शन बताया गया था ना, 19(1) के अगेंस्ट में 19(2) से लेकर 19(6) तक क्या बताया गया था? रेस्ट्रिक्शंस थे। यहां तो कोई रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन बताया ही नहीं जा रहा है। मान लीजिए कल को संसद ने विधि बना दिया और विधि में प्रक्रिया ऐसा डिसाइड कर दिया कि भाई जिसने चोरी की उसका हाथ काट लिया जाएगा, दंड ये होगा, और प्रक्रिया बता दिया कि कैसे कैसे काट लिया जाएगा। तो विधि ने प्रक्रिया स्थापित कर दिया, इसका मतलब कि इस प्रक्रिया के तहत उसका हाथ काट लिया जा सकता है, भले ही वो तार्किक नहीं है। तो इस पर कोई तार्किक प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि भाई यहां संसद बड़ा पावरफुल है, संसद जो भी एक्ट बना दे। संसद यानी कि क्या? विधायिका। विधायिका बहुत शक्तिशाली है, विधि पास कर दे, एक्ट पास कर दे और जो भी प्रक्रिया उसमें लिख दे। वो तार्किक है नहीं है इस बारे में तो ये आर्टिकल कुछ बात ही नहीं करता। ये 19 की तरह ये नहीं कहता कि इन इन आधारों पर ही इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना कि भाई 19 पर प्रतिबंध लगाना हो तो 19(2) से 19(6) तक जो आधार दिए गए हैं उसी पर प्रतिबंध लगेगा। यहां ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन दिया ही नहीं है। एक लाइन का तो है ये कि किसी को पर्सनल लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से वंचित करने के लिए सिर्फ एक ही चीज चाहिए, और वो चीज क्या है? विधि द्वारा स्थापित किया प्रक्रिया। इसका मतलब अगर संसद ने विधि पास कर दिया तो व्यक्ति को टांग दिया जाएगा। और संसद कुछ भी पास कर सकती है भाई, संसद का क्या ही है, प्रचंड बहुमत में है, कर दिया पास। हाँ, ये जरूर है कि यहां बिना लॉ के पुलिस जाकर नहीं कुछ भी कर सकती है। पुलिस के हाथ में कुछ नहीं है, यानी कार्यपालिका पर तो रेस्ट्रिक्शंस हैं। बिना विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के पुलिस के हाथ में कुछ भी नहीं है, यानी कार्यपालिका के हाथ में कुछ भी नहीं है। मतलब क्या हुआ कि आर्टिकल 21 से अगर इसके शाब्दिक अर्थ को देखेंगे तो जो अर्थ निकलता है, लिटरल मीनिंग जो है इसकी वो ये है कि भाई विधायिका मोस्ट पावरफुल है। कार्यपालिका से तो संरक्षण दिया गया है व्यक्ति को, कार्यपालिका से व्यक्ति के हम क्या देखते हैं? राज्य से संरक्षण मिलता है ना। व्यक्ति के अधिकार हैं, किससे संरक्षण मिला है? राज्य से संरक्षण मिला हुआ है। यहां कार्यपालिका से तो व्यक्ति को संरक्षण मिला हुआ है लाइफ एंड लिबर्टी के मामले में।
लेकिन विधायिका से नहीं मिला। इस बात को आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? ये बात समझ आ रही है कि नहीं? बताइए, कोई कुछ बता नहीं रहा, क्या हो गया? ठीक है, इसका मतलब कार्यपालिका आपके लाइफ एंड लिबर्टी को रैंडमली नहीं छीन सकती, लेकिन संसद अगर एक्ट बना दे तो आर्टिकल 21 कहता है कि उस एक्ट की जो प्रक्रिया है, अगर उस प्रक्रिया का पालन किया जाए तो आराम से छीन सकती है। ठीक, इसका मतलब आर्टिकल 21 की जो भाषा है वो विधायिका से संरक्षण नहीं देती व्यक्ति के लाइफ एंड लिबर्टी को, विधायिका को यहां सुपर पावर बनाती है, जबकि कार्यपालिका से जब संरक्षण तो देती है। कार्यपालिका कुछ नहीं कर सकती जब तक उसके लिए लॉ ना बना हो, और लॉ में जो प्रक्रिया बताई गई है उसी प्रक्रिया के तहत वो काम कर सकती है। तो जाहिर सी बात है कि ये इतना उलझा हुआ मामला था कि सुप्रीम कोर्ट जाना ही था। इसमें बहुत कुछ स्पष्ट था नहीं। लिटरल मीनिंग क्या था? 1950 में A.K. गोपालन केस हुआ। ठीक है, गोपालनवाद। A.K. गोपालन एक साम्यवादी नेता थे, कम्युनिस्ट नेता थे। उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 के तहत, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब क्या है? निवारक निरोध अधिनियम। निवारक निरोध का मतलब क्या है कि एक तो भाई आपने कोई क्राइम किया तब आपको अरेस्ट किया गया, लेकिन आप जा रहे थे साइकिल से और पुलिस ने आपको पकड़ लिया। आपने पूछा, मोगेम्बो जा रहा था, साइकिल से जा रहा था, मोगेम्बो को पकड़ लिया पुलिस ने। मोगेम्बो ने कहा कि भाई क्यों पकड़ लिए? पुलिस ने कहा कि तुम जा रहे हो अपराध करने। तो मोगेम्बो ने कहा कि ये कौन सा नियम है भाई, ये कौन सा कानून है? पुलिस ने कहा प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है। तो मोगेम्बो ने कहा कि भैया होता क्या है? पुलिस ने बताया होता यह है कि इस बात की संभावना है कि तुम जाकर वहां अपराध करोगे, इसलिए तुमको गिरफ्तार किया जाता है। मतलब अपराध होने के बाद अरेस्ट नहीं हो रहा, डिटेन कर लिया गया, उसको हिरासत में ले लिया गया, इसकी संभावना है कि यह आदमी अपराध करेगा। जैसे बड़े बड़े नेताओं को आप देखेंगे कि डिटेन कर लिया जाता है कि इनके जाने से वहां पब्लिक ऑर्डर बिगड़ेगी। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 के तहत A.K. गोपालन को गिरफ्तार किया गया, और जब गिरफ्तार किया गया तो ये भाई साहब पहुंचे एकदम दंदनाते हुए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने कहा कि ये 21 का तो उल्लंघन है ही। ठीक है, सीधे सीधे 21 का उल्लंघन है। हिरासत में रख लिया गया मतलब क्या हुआ? 19 का भी उल्लंघन है, 14 का भी उल्लंघन है, इन्होंने ठोक दिया लगातार जाकर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा A.K. गोपालनवाद में कि गोपालन साहब एक बात बताइए, आपको अरेस्ट कैसे किया गया है? किसी ऐसे रैंडमली कर लिया गया है, या पुलिस ने रैंडमली आपको उठा लिया, या किसी एक्ट का हवाला दिया? इन्होंने कहा कि भाई
एक्ट तो बताया था, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत हमको गिरफ्तार किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक्ट किसने पास किया है? संसद ने। और संसद ने जब विधि बना ही दिया है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट और उसमें प्रक्रिया बताई गई है, तो दिक्कत क्या है? यही तो आर्टिकल 21 कह रहा है कि किसी को लाइफ एंड लिबर्टी से सिर्फ विधि में जो बताई गई प्रक्रिया है उसके अनुसार ही वंचित किया जाएगा। तो आपको लाइफ एंड लिबर्टी से वंचित इसलिए किया गया है क्योंकि विधि बता रही है, विधि बनी हुई है, उसमें प्रक्रिया बताया गया है, इसलिए आपको डिटेन किया गया है। इसका मतलब कि जो हमने कहा ना कि संकीर्ण व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने इसकी की, संकीर्ण व्याख्या की, यानी शब्द क्या कह रहे हैं उसके आधार पर व्याख्या कर दिया गया 1950 में। और 1950 का दौर ऐसा था जब नेहरू जी की बड़ी इज्जत हुआ करती थी। भाई अभी अभी देश आजाद हुआ था, सुप्रीम कोर्ट भी जानता था कि नेहरू जी देश की रीढ़ को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट शुरुआती 15 सालों में, 15-17 साल में सरकार के अगेंस्ट नहीं गया। आपको पता ही है ना, जो हमने डिस्कस किया था कि भाई 1965 सज्जन सिंह मामले तक सुप्रीम कोर्ट का रुख अमेंडमेंट्स को लेकर क्या था? मूल अधिकारों में अमेंडमेंट को लेकर। 67 में गोलकनाथ जाके उसका रुख चेंज हुआ, अदरवाइज वो सरकार के कदम के साथ ही चल रही थी। तो 1950 में संकीर्ण व्याख्या की गई शब्दों के आधार पर और कहा कि यार संसद ने बनाया ही हुआ है एक्ट और उस एक्ट में जो प्रक्रिया बताई गई है उसी से तो अरेस्ट किया गया है, तुमको डिटेन किया गया है, तो ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है? ये गड़बड़ हो रहा है, देखना। बाद में फिर इमरजेंसी लग गई। जब इमरजेंसी लग गई तो पता ही है इंदिरा गांधी पर खूब आरोप लगे डिक्टेटरशिप के, और इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान मौलिक अधिकारों को छीन लिया। तो भैया एक केस हुआ एडीएम जबलपुर केस वर्सेस शिवकांत शुक्ला। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसी को हेबियस कॉर्पस या फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण केस भी कहते हैं। ठीक है, बाद में इसका जिक्र और आएगा। एडीएम जबलपुर या हेबियस कॉर्पस केस न्यायपालिका के पूरे रेपुटेशन पर एक काला धब्बा है माना जाता है, ब्लैक स्पॉट माना जाता है, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इमरजेंसी में मौलिक अधिकारों को छीना जा सकता है। छीना जा सकता है। ध्यान रखिए, आज की तारीख में ये इंटरप्रिटेशन नहीं है। आज की तारीख में आर्टिकल 20 और 21 को किसी भी हाल में नहीं छीना जा सकता, किसी भी स्टेट, किसी भी स्थिति में, इंक्लूडिंग नेशनल इमरजेंसी। लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई मौलिक अधिकारों को छीना जा सकता है। तो 1950 से लेकर और 1978 तक तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी बड़ी संकीर्ण व्याख्या की। ये देखो ना, इसको ठीक करो, कोई तार वगैरह गड़बड़ हो गया है। स्क्रीन बार बार ब्लू हो जा रहा है। लेकिन कांग्रेस के समय में आपको पता था, एक कांग्रेस में इंदिरा गांधी के सुपुत्र हुआ करते थे जिनका नाम था संजय गांधी, और उन्होंने नसबंदी को लेकर एक तरीके से डिक्टेटरशिप की इंतहा कर दी थी। किसी को भी पकड़ लेते थे, बस रुकवा लेते थे, पकड़ के नसबंदी करा देते थे। सामने वाला कहता था कि भाई अभी शादी नहीं हुई है, वो बोलते थे कोई बात नहीं, शादी बाद में कर लेना, बच्चा पैदा नहीं करना, परिवार नियोजन चल रहा है। अब बच्चा पैदा करें कि ना करें ये उस व्यक्ति का फैसला था। संजय गांधी ने उसके बिहाफ पर फैसला ले लिया। तो संजय गांधी से बहुत खुन्नस में थी उस समय जब सरकार चेंज हुआ 1977 में, कांग्रेस की सरकार खत्म हुई
और पहली बार जनता पार्टी की सरकार आई, गैर कांग्रेसी सरकार आई। जनता पार्टी की सरकार आई तो संजय गांधी उसके टारगेट पर थे, और इस वजह से संजय गांधी की ही जो पत्नी है मेनका गांधी, ठीक है, मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त करवा लिया सरकार ने। उस समय पासपोर्ट एक्ट था 1967 का। पासपोर्ट एक्ट 1967 में प्रोविजन था कि सरकार जब चाहे किसी का पासपोर्ट जब्त कर सकती है, और मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया। मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया। 1978 का ये मामला है, और 1978 में मेनका गांधी वाद, सबसे इंपॉर्टेंट केस 1978 का मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया इतना ही पर्याप्त नहीं है, यह भी होना चाहिए कि विधि तार्किक है कि नहीं। कोई भी कानून संसद बना देगी और आप कहेंगे कि उसके अकॉर्डिंग कर लिया गया। विदेश जाना है जिसको, आपने पासपोर्ट जब्त कर लिया है, वो विदेश कैसे जाएगा? इसीलिए मैंने कल कहा था ना 19 पढ़ाते हुए कि भारत में कहीं भी आवाज संचरण करने का अधिकार तो 19(1) के तहत स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन सवाल है क्या भारत से बाहर विदेश जाने का अधिकार है कि नहीं है? इसी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विदेश जाने का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत अधिकार है, पासपोर्ट जब्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो 1978 में माइलस्टोन वो हुआ, डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ विधि में स्थापित प्रक्रिया, जो प्रोसेस बताया गया है, वही पर्याप्त नहीं है। विधि तार्किक है कि नहीं, प्रक्रिया तार्किक है कि नहीं, वो भी जरूरी है। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, अभी तक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन तो इसमें है ही नहीं। 19 की तरह कहां है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन? यहां सरकार के ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन आ गए, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया नहीं, वो तो ठीक है, लिखा हुआ है, लेकिन इसमें निहित है कि विधि की सम्यक प्रक्रिया, विधि की यथोचित प्रक्रिया, यानी उचित प्रक्रिया, सिर्फ स्थापित नहीं, उचित प्रक्रिया, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी होना चाहिए। तो सवाल है कि विधि की सम्यक प्रक्रिया और विधि की यथोचित प्रक्रिया या फिर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में अंतर क्या है? अंतर यही है कि भाई, जो मैंने बताया कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब यह हुआ, जो कि हमने बेसिकली ब्रिटिश संविधान से लिया, संसद से लिया। वहां संसद सर्वोच्च है, ब्रिटिश संसदीय सर्वोच्चता का हिस्सा है ये, क्योंकि संसद सर्वोच्च है, संसद कुछ भी कर सकती है, न्यायपालिका का कोई चेक नहीं है उस पर। संसद जो चाहे वो कर सकती है, बहुत ताकतवर है, कोई रिव्यू नहीं कर सकता। तो जहां संसद सर्वोच्च रहेगी, संसद ने जो भी एक्ट बना दिया और जो प्रक्रिया बता दी है, वही सर्वोच्च है। तो हमने ये ब्रिटेन से लिया। जापान के संविधान में वर्णित है ये, आर्टिकल 31 वहां 1946 के उसके संविधान में वर्णित है। इसका सीधा मतलब है कि अगर प्रक्रिया का पालन हुआ है, कानून में प्रक्रिया बताई गई, प्रक्रिया का पालन हुआ, तो फिर संसद द्वारा जो भी पारित विधि है उसका अनुपालन होगा। जो एके गोपालनवाद में सुप्रीम कोर्ट का रुख था कि अगर प्रक्रिया का पालन हुआ है और विधि बनाई गई है तो आपको डिटेन किया जा सकता है, विधि के हिसाब से हुआ है। अब वो तार्किक है कि नहीं ये हम नहीं जानते, लेकिन मेनका गांधीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ये भी देखेंगे कि तार्किक है कि नहीं, मतलब विधि की जो प्रक्रिया है वो उचित है कि नहीं, ये भी देखेंगे। ये अमेरिकी संविधान से लिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट से भैया पूछा वकील ने कि ये कहां लिखा हुआ है, आर्टिकल 21 में तो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा
ये नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है। और नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत का मतलब क्या हुआ भाई? बिना किसी का पक्ष जाने, बिना उसको ये मौका दिए कि वो अपना पक्ष रखे, आपने एक तरफा सुनवाई कर दी। ये नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन है। उसको अपने पक्ष रखने का प्राकृतिक न्याय का अधिकार मिला हुआ है। तो विधि नैसर्गिक न्याय के अनुसार होनी चाहिए, तार्किक होनी चाहिए, मनमानी नहीं होनी चाहिए, ये भी हम जांचेंगे। और इसी को हम कहते हैं विधि उचित है कि नहीं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। विधि की सम्यक प्रक्रिया होनी चाहिए, उचित प्रक्रिया होनी चाहिए। ये अलग अलग शब्द आपको एक ही चीज के लिए मिलते हैं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के लिए। अंतर बस इतना है कि एक तरफ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये नहीं बताता कि प्रक्रिया उचित है कि नहीं है, दूसरी तरफ विधि की सम्यक प्रक्रिया में उचित है कि नहीं ये भी जांचा जाएगा। जैसा मैंने बताया कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया सिर्फ कार्यपालिका पर अंकुश लगाता है, विधायिका पर नहीं। विधायिका जो संसद विधि बना दे वही सुप्रीम है, सुप्रियोरिटी है। ये आर्टिकल 21 में मेंशन है और ये संकीर्ण स्कोप रखता है, इसीलिए इसके आधार पर जब व्याख्या किया सुप्रीम कोर्ट ने तो संकीर्ण व्याख्या किया। दूसरी बात है कि इसमें न्यायालय को यह जांचने का अधिकार ही नहीं है जब कि विधि की प्रक्रिया उचित है कि नहीं, विधि उचित है कि नहीं, मनमाना तो नहीं है, तार्किक है कि नहीं। तो इसका मतलब यहां न्यायपालिका को कम शक्ति है। एके गोपालनवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यही तो कहा कि भाई हम ये नहीं जांच सकते कि इस विधि में तार्किकता है कि नहीं, कंटेंट क्या है। विधि है और आर्टिकल 21 संविधान कहता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से लाइफ एंड लिबर्टी से वंचित किया जा सकता है, तो ठीक है मामला। तो क्योंकि ये ब्रिटिश संसदीय सर्वोच्चता से आया हुआ है, ब्रिटिश से हमने अडॉप्ट किया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो जाहिर सी बात है वहां न्यायपालिका ऐसे ही कमजोर है, संसद पावरफुल है, तो इसमें न्यायपालिका को कम शक्ति। लेकिन जब विधि की सम्यक प्रक्रिया या उचित प्रक्रिया की बात करेंगे, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करेंगे, तो विधि की नैसर्गिक न्याय के सामंजस्य में हो, सामने वाले को मौका मिले अपनी बात रखने का, पक्ष जाने, तार्किक होना चाहिए, मनमाना नहीं होना चाहिए। कार्यपालिका और विधायिका ये दोनों पर अंकुश लगाता है, क्योंकि कार्यपालिका पर तो अंकुश है ही कि एक्ट जब तक होगा नहीं, उसमें प्रक्रिया नहीं बताई गई होगी, उसी प्रक्रिया के अनुसार आप आगे बढ़ सकते हैं, रैंडमली किसी को नहीं उठा सकते। लेकिन अब विधायिका पर भी अंकुश लग गया कि कोई ऐसा एक्ट पास किए हुए हैं जिसमें मनमाने तरीके से प्रोविजंस बनाए गए हैं, तो न्यायालय उसकी भी जांच करेगा। तो अब ये न्यायपालिका और विधायिका और कार्यपालिका दोनों पर अंकुश लगाता है विधि की सम्यक प्रक्रिया। संविधान में मेंशन नहीं है, ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, यह संविधान में मेंशन नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में 1978 के ऑर्डर को बाद में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये संविधान में मेंशन नहीं है, लेकिन 1978 के मेनका गांधी वाद में यही सेंस था सुप्रीम कोर्ट का। इसका क्षेत्र व्यापक है और इसमें न्यायपालिका को ज्यादा शक्ति मिली हुई है। ये बात समझ में आई कि नहीं, जल्दी से बताइए। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी क्यों लगाया था, ये अलग मैटर है, ये अभी पढ़ने की चीज नहीं है। अभी जो पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, डिफोकस मत हुआ कीजिए, जो चीज चल रही है उस पर पूरा ध्यान रहे, ठीक है। इमरजेंसी की कई सारी पृष्ठभूमियां थी, और ज्यादा हो तो इमरजेंसी पर इतिहास गवाह है का एक पूरा एपिसोड बना हुआ है, उसको देख लीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहां आपको आर्टिकल 21 पर ध्यान देना है। ये सचिन आनंद का जरा कमेंट दिखाना। सुप्रीम कोर्ट जब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को मानता ही नहीं तो उसे क्यों रखा गया है? संविधान में रखा गया है इसलिए क्योंकि संविधान उस समय एक बैलेंस बनाकर चलना चाहते थे, और सुप्रीम कोर्ट मानता है कि नहीं ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बाद में बताया ना। संविधान व्यक्ति को इतना पावरफुल नहीं बनाना चाहती थी, ठीक है।
इतना अपने हाथ में पावर रखना चाहते थे कि संसद अगर एक्ट बना दे तो लोगों को नजरबंद किया जा सके, डिटेन किया जा सके, उनको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से उनको वंचित किया जा सके। और साफ साफ यही लिखा भी हुआ था। न्यायपालिका को भी असीम शक्ति देने के चक्कर में नहीं थी संविधान सभा। ये तो न्यायपालिका ने अपने फैसलों से अडॉप्ट कर लिया इसको, ठीक है, अपने डिसीजन से इसको, इस पावर को लिया, इसको संविधान ने दिया नहीं। और ऐसे कई सारी शक्तियां हैं। न्यायिक समीक्षा ही कहां 13 में स्पष्ट लिखा हुआ है, लेकिन स्पष्ट किया कि भाई हम कर सकते हैं। न्यायिक समीक्षा को डाल दिया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, कोई छीन भी नहीं सकता, ठीक है। तो कार्यपालिका का कोई सदस्य तभी किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित कर सकेगा जब विधि द्वारा उसे प्राधिकार मिला हो। यही आर्टिकल 21 की भाषा है। विधि की युक्तियुक्त होने का सवाल आया 1950 में गोपालन मामला में। गोपालन मामला ने हाथ खड़ा कर दिया और कहा कि अगर कोई विधि बनाकर व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को सीमित करे तो कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं कर सकते। और यही स्थिति रही कम से कम कब तक, 1978 तक, ठीक है। मूल संविधान में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ रखा गया था, जो अभी सचिन ने पूछा, यानी इसको रखने के पक्ष में बात रखी गई थी मूल संविधान के ड्राफ्ट में, मूल संविधान में नहीं, जो ड्राफ्ट तैयार किया था, लेकिन बाद में उसको संविधान सभा ने हटा लिया और सोच समझकर इसे प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ कर दिया, ठीक है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अंग्रेजी क्या है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। और विधि की सम्यक प्रक्रिया का क्या है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट का मत बदल गया और मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 में दैहिक स्वतंत्रता का परिवेश बहुत व्यापक है। मतलब समझिए, अभी गोपालन केस में तो सुप्रीम कोर्ट ये मान रहा है कि दैहिक स्वतंत्रता का मतलब क्या है, तुम्हारा कोई आंख कान नाक निकाल लिया है, लिटरल मीनिंग तो यही है ना, तुम्हारा कोई हाथ काट लिया, पैर काट लिया, कोई मारा पीटा, और अगर नहीं किया है तो दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया गया है, अगर नजरबंदी तो किया गया है, एक्ट में यही बताया है। अगर मान लीजिए एक्ट में प्रक्रिया बताया गया रहता कि इनको नजरबंद किया गया और आपका कोई हाथ काट ले, एक्ट में नहीं है, प्रक्रिया के, एक्ट के प्रक्रिया के हिसाब से नहीं है, तब तो भाई सुप्रीम कोर्ट उस पर एक्शन लेगा। गोपालनवाद में तो यही स्टैंड था। लेकिन मेनका गांधीवाद में सुप्रीम कोर्ट का रुख बदल गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 19 और 21 के बीच में कोई लोहे की दीवार बनाकर विभाजन नहीं किया जा सकता, यानी 21 द्वारा आने वाली विधि को 19 की अपेक्षाएं पूरा करना होगा, एक दूसरे के ये पूरक हैं, ठीक है। 19 में तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस दिए गए, 21 में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है नहीं। लेकिन 19 और 21 के बीच में कोई ऐसी लोहे की दीवार नहीं है, उस दीवार को सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ दिया और रेस्ट्रिक्शंस यहां सुप्रीम कोर्ट ने बता दिए, ठीक। 2018 के एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ संविधान में नहीं है, लेकिन मेनकावाद के बाद भारत में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लागू है। बात समझ में आ गई। अब अनुच्छेद 21 का 1978 के बाद से, अगर मैं एक और स्टेटमेंट आपको कहूं कि 1950 से 78 तक सुप्रीम कोर्ट का रुख जो है वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का है, और 1978 के बाद मेनका गांधीवाद और उसके बाद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के साथ विधि की यथोचित प्रक्रिया भी आर्टिकल 21 के इंटरप्रिटेशन में शामिल है। तो ये बात समझ में आ रही है।
न लिखे होने के बावजूद भी विधि की सम्यक प्रक्रिया अब आर्टिकल 21 के इंटरप्रिटेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट में शामिल है। ये बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब देखिए, मेनका गांधी वाद के बाद जीवन का अधिकार किसी तरह जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो जो कहा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के ही ऑर्डर से क्या होता गया, इसका अर्थ विस्तार होता गया, और अर्थ विस्तार होते होते इसमें बहुत सारी चीजें शामिल होती गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन के अधिकार का मतलब ये नहीं है कि किसी तरीके से पड़े हुए हैं, जी रहे हैं, किसी गंदी बस्ती में पड़े हुए हैं, पीने को पानी नहीं है, गंदा पानी पीना पड़ रहा है, स्वच्छ वातावरण नहीं है। ऐसा जीना, पशु की तरह जीना कौन सा जीना है? इसको आप कहेंगे जीवन का अधिकार है? जीवन का अधिकार का मतलब है गरिमामयी जिंदगी का अधिकार, गरिमापूर्ण जिंदगी का अधिकार। तो गरिमापूर्ण जिंदगी का अधिकार, और इसको कहेंगे हम कि आर्टिकल 21 की ये उदारवादी व्याख्या की सुप्रीम कोर्ट ने। व्यक्ति जिसमें सबसे ऊपर है, ठीक है, व्यक्ति तार्किक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गरिमापूर्ण जिंदगी का अधिकार है, मानवोचित गरिमा के साथ रहने का अधिकार है, जो इंसान के लिए उचित गरिमा है उसके साथ जीवन का अधिकार असली जीवन का अधिकार है। जीवन का अधिकार का मतलब यह नहीं है कि किसी तरीके से जिंदा है, पशु की तरह जिंदा है। तो गरिमापूर्ण जिंदगी के लिए जो जो चीजें जरूरी होंगी वो सब आर्टिकल 21 में शामिल होते जाएंगी। सब कुछ राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के अंदर आ जाएगा, जो गरिमापूर्ण जिंदगी के लिए जरूरी है। तो अलग अलग फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या क्या चीजें जरूरी हैं, जैसे एकांतता का अधिकार, आपके एकांत रहने का अधिकार, यह प्रकृति द्वारा दिया गया अधिकार है, ठीक है। निजता, एकांतता, प्राइवेसी। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय, केएस पुट्टास्वामी केस 2017 जो आगे आएगा, पुट्टास्वामी केस में फोन टैपिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट में कहा कि फोन टैपिंग निजता के अधिकार का उल्लंघन है। आप किसी की बात सुन रहे हैं तो निजता क्या है? उसके प्राइवेसी का उल्लंघन है। रात के वक्त किसी के घर में पुलिस घुस जाए तो उसके निजता का अधिकार का उल्लंघन हो गया, ठीक है। उसको अधिकार है एकांत में रहने का, अपनी निजता को एंजॉय करने का, प्राइवेसी को एंजॉय करने का। निजता का अधिकार राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का पार्ट है। आजीविका का अधिकार, इसीलिए हर स्टेट में न्यूनतम वेतन से कम अगर कोई कंपनी दे रही है पैसा, न्यूनतम वेतन से कम वेतन देने पर हर राज्य में एक मिनिमम वेजेस फिक्स है, एक्ट बना हुआ है उसके लिए, उससे अगर कम आपको पैसा दिया जा रहा है तो फिर ये आजीविका का अधिकार, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का पार्ट है। क्यों? क्योंकि गरिमापूर्ण जिंदगी जीने के लिए आजीविका का अधिकार जरूरी है। कैदियों को भी अधिकार दिया गया कि गरिमापूर्ण जिंदगी के लिए हथकड़ी लगाने के खिलाफ अधिकार है, अगर चाहे तो हथकड़ी लगाने के लिए वो मना करे। पांव में डंडा बेड़ी लगाया जाता था, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा अधिकार है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के। अच्छा, एक बात और समझ लीजिए, देखिए इसमें बहुत सारा सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है लाइफ एंड लिबर्टी में। स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ पर्यावरण, और दिल्ली में हम लोग क्या पी रहे हैं? जहर। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए ना तो संसाधन है, मौलिक अधिकार होते हुए भी व्यावहारिक स्थिति कुछ और है, तो उसको उससे मत मिलाइएगा। लेकिन हां, सिद्धांत में सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है, ठीक है।
आरोपी अगर कोई है तो उसको मुफ्त विधिक सुविधा मिले, फ्री लीगल एड मिले। ऐसा नहीं कि वो वकील कर सकने में सक्षम नहीं है तो उसको राज्य की तरफ से कोई लीगल एड नहीं मिला। इसका भी अधिकार गरिमापूर्ण जिंदगी के अधिकार में शामिल है। यहां तक कि अब्दुल रहमान अंतुले केस 1992 का है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अक्यूज्ड है, अभियुक्त है, उसको स्पीडी ट्रायल की सुविधा का भी अधिकार है। स्पीडी ट्रायल का मतलब यह हुआ कि भारतीय जेलों में अगर 10 लोग हैं, 10 में से 7, 3 ऐसे हैं जिस पर दोष सिद्ध हो गया है और 7 ऐसे हैं जिस पर अभी चार्जशीट दायर है और इनका केस अभी ट्रायल है, चल रहा है, सुनवाई जारी है, यानी इन पर दोष अभी सिद्ध नहीं हुआ है। ठीक है, पुलिस किस अधिकार से रात में जाती है? पुलिस किस अधिकार से डंडा मारती है? डंडा मारना पुलिस का काम है क्या? वही मैंने कहा, व्यवहारिक चीजें अलग हैं, सिद्धांत में चीजें अलग हैं। कितने लोग जाते हैं सुप्रीम कोर्ट केस करने? आपने पॉलिटी पढ़ लिया, आप जाएंगे, वहां एसपी आया हुआ है किसी घटना स्थल पर और आप बोलेंगे कि ये मेरा संवैधानिक कानून है आर्टिकल 21 के तहत। वो बोलेगा भी नहीं, सिपाही को ऐसे देखेगा, उसी में 4 डंडा पड़ जाएगा। तो राज्य से दूरी बनाकर रखिए, राज्य सोटता बहुत है। अरे जब जाएंगे तब ना। मैं एक किस्सा सुनाता हूं आपको। मेरे एक करीबी रिश्तेदार हैं, जज हैं, सीजे में इस समय। वो जा रहे थे बोकारो में, झारखंड में है, बोकारो में जा रहे थे, पुलिस वाले ने रोक लिया गाड़ी। ड्राइवर निकल के बताना चाह रहा था, पुलिस वाला ड्रंक था, ड्राइवर निकल के बताना चाहता था कि जज साहब बैठे हुए हैं। उसके पहले ही ड्राइवर को उतरते के साथ थोड़ी सी तनातनी हुई, 2-4 डंडा पकड़ा दिया। अब जज साहब भी बाहर निकले और जज साहब ने क्या किया, डर के मारे कहा कि भाई जो बोल रहा है करो, बाकी का मामला हम कल समझेंगे। अगले दिन उन्होंने एसपी साहब को तलब किया, बुलाया, एसपी साहब ने माफी वाफी मंगवाया, पूछा कि क्यों ना इसको सस्पेंड कर दिया जाए। तो जज साहब को व्यावहारिक ज्ञान था कि अभी अगर इसको ज्ञान बताने लगे कि हम जज हैं तो हम ही को पीट देगा। उससे पहले ये मुंह से निकले उसके पहले अगर 2 डंडा दे दिया तो वो 2 डंडा जीवन भर दर्द देगा। तो बेटर है कि कल सलट लेंगे इसको कोर्ट में। ठीक है, तो भारत है, भारत में व्यावहारिक चीजें अलग होती हैं। स्पीडी ट्रायल की सुविधा का मतलब यह है कि भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं, 70% तो इंडियन जेलों में वैसे लोग हैं जो अभी दोष दिन पर सिद्ध नहीं हुआ है, बल्कि उनका ट्रायल चल रहा है, सुनवाई चल रही है। तो उस केस में उनको स्पीडी ट्रायल की जरूरत है। पता चला कि जब तक अंतिम सुनवाई हुई और अंतिम फैसला हुआ तब तक वो 20 साल पहले ही जेल में रह चुका है। और ये स्थिति बहुत होती है, 10-10 साल, 12-12 साल, 15-15 साल ट्रायल चलता है, गवाह ही नहीं मिल रहा है, एक गवाह पलट गया। ठीक है, तो इसलिए स्पीडी ट्रायल की सुविधा का अधिकार भी आर्टिकल 21 के विस्तार में शामिल है। मृत्यु दंड जिसको कैदी को मिला है उसको मृत्यु दंड में विलंब होना मानवीय गरिमा के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। भाई मृत्यु दंड जिसको मिल गया है उसको डेट मुकर्रर कर दी गई है, उसको जितना मृत्यु दंड में विलंब होते जा रहा है, उसकी एंजाइटी बढ़ते जा रही है, वो किस मनोदशा में है, वो भी मानवीय गरिमा के विरुद्ध है। कस्टडी में दमन करना, ठोक पीट करना, 3rd डिग्री लगाना, ये भी आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा शिक्षा का अधिकार, यानी 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है आर्टिकल 21 के तहत। इसीलिए इसको बाद में आर्टिकल 21 का 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा इसको फंडामेंटल राइट में शामिल ही कर दिया गया। अनुच्छेद 45 डीपीएसपी में जब हम जाएंगे तो पढ़ेंगे कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए राज्य प्राथमिक शिक्षा की कोशिश करेगा। ठीक है,
अब क्या कर दिया गया, 6 से 14 साल के लिए कर दिया गया फंडामेंटल राइट्स में। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, शिक्षा का अधिकार जो है वो आर्टिकल 21 के अधीन है। मानवोचित गरिमा के साथ जीने के लिए जरूरी है शिक्षा का अधिकार। तो 21 का में अमेंडमेंट करके संविधान में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम से 6 से 14 साल के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा का अधिकार को कर दिया गया फंडामेंटल राइट्स। और 45 में जो 6 से 14 साल था उसको 6 साल तक के बच्चों के लिए, 0 से 6 साल तक के बच्चों के लिए अर्ली चाइल्ड केयर और एजुकेशन के लिए कर दिया गया। साथ ही अनुच्छेद 51 क में माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य बताया गया कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं। ठीक है, 6 साल तक के बच्चों को। इसी तरह विशाखा जो मैंने कहा था, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, ये भी राइट टू आर्टिकल 21 के तहत है। महिलाओं के गरिमापूर्ण जीने के अधिकार के लिए जरूरी है कि वर्क प्लेस पर वो सुरक्षित रहें, इसीलिए विशाखा गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दिया था और बाद में पॉश एक्ट बन गया। तो महिलाओं को अश्लील संकेत करना, अश्लील साहित्य दिखाना, बॉडी शेम जैसे जो कृत्य हैं ये यौन उत्पीड़न के दायरे में है और ये आर्टिकल 21 के अधिकार का उल्लंघन करते हैं महिलाओं के। ठीक है, तो इसके लिए प्रोविजन क्या है, शिकायत मिलने पर कार्यालय प्रमुख तुरंत कार्रवाई करता है, एक कमेटी बनती है। ठीक है, महिला खुद का या आरोपी का ट्रांसफर करवा सकती है। पॉश एक्ट में ये सारे प्रोविजंस हैं। उसको लीगल एड दिया जाता है, विधिक सहायता दी जाती है। आप देखते होंगे कि इस तरह यौन उत्पीड़न के मामलों में उनके नाम या पहचान को उजागर करना अपराध माना जाता है। ठीक है, तो ये सारे अधिकार, मुआवजे का अधिकार, ये भी यौन उत्पीड़न के केस में उनके आर्टिकल 21 का उल्लंघन माना जाएगा। इसी तरह भोजन, शुद्ध पानी का अधिकार, आश्रय का अधिकार, शेल्टर का अधिकार, शेल्टर होम बनाते चलती है सरकार जगह जगह। सरकारी निजी अस्पताल में घायल व्यक्ति को शीघ्र से शीघ्र इलाज का अधिकार, सोने का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार, मेनका गांधी का यही अधिकार रोक लिया था सरकार ने, यह भी आर्टिकल 21 के तहत है। बंधुआ मजदूरी के खिलाफ और छुड़ाए गए व्यक्ति का पुनर्वास का अधिकार, सुरक्षित यात्रा का अधिकार, अच्छी सड़क का अधिकार, अच्छे पर्यावरण का अधिकार, प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने का अधिकार। दिल्ली में 15 साल पुरानी गाड़ियों पर बैन है और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर बैन है। दिल्ली में कोर्ट ने कहा कि भाई सारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं यहां से अपनी इंडस्ट्री उठाकर दिल्ली से बाहर जाएं, पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया है। पटाखों पर की बिक्री पर बैन लग जाता है। क्यों? क्योंकि ये आर्टिकल 21 के तहत हमें अधिकार है अच्छे पर्यावरण का, प्रदूषण मुक्त रहने का। ठीक है, तो ये सब आर्टिकल 21 का अर्थ विस्तार हुआ है। बात समझ में आ गई? अब ये सब आपको एक एक याद नहीं करना है। असली चीज क्या है, मानवोचित गरिमा से के साथ, मानव के लिए उचित गरिमा के साथ जिंदगी जीने का अधिकार, यही इसके लिए जो जो चीजें रिक्वायर्ड हैं सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग मामलों में उनका विस्तार किया है। ठीक है, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 19 के जो अधिकार हैं और 21 के अधिकार के बीच में कोई दीवार नहीं है लोहे की, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए 19 वाले सारे अधिकार भी 21 में शामिल है। ठीक है, तो 21 का दायरा बहुत बड़ा है। चलिए बताइए, सबको समझ में आ गई बात आर्टिकल 21 की? हाँ, राइट टू एजुकेशन सबको है। आरटीई, देखिए 2002 में इसको मूल अधिकार में शामिल कर दिया गया था, शिक्षा के अधिकार को, और फाइनली एक एक्ट आया, राइट टू एजुकेशन एक्ट। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।